जो आखिरी क्लास तक डिस्कशन हुआ था, आखिरी क्लास तक हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग टीपी एमपी एमपी एपी के बीच का रिलेशन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टीपी एमपी का रिलेशन क्या होगा, एमपी एपी का रिलेशन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं। आज डिस्कशन करने वाले हैं कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जो इसकी 3 फेजेस हैं, उन 3 फेजेस के रीजंस कौन कौन से होंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की पहली जो स्टेज है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, पहला जो फेज है। दूसरी जो स्टेज है या दूसरा फेज जो है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न, या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न को डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहा गया है। डिक्रीज और डिमिनिश बात बराबर है। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और नंबर थर्ड है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। 3 फेज है, नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, नंबर 2 डिक्रीजिंग रिटर्न और नंबर 3 इज नेगेटिव रिटर्न। जो पहला फेज है, इस पहले फेज में, इस वाले में टीपी और एमपी दोनों बढ़ेंगे। इस पहले फेज में टीपी और एमपी दोनों बढ़ेंगे, टीपी बढ़ेगा ज्यादा रेट से। दूसरे वाले फेज में एक काम कर दो मेरे टीपी बढ़ेगा एमपी गिरेगा, टीपी बढ़ेगा एमपी गिरेगा, लेकिन टीपी बढ़ेगा कम रेट से। तीसरे फेज में टीपी गिरेगा और एमपी हो जाएगा नेगेटिव। अब ऐसा हो क्यों रहा है, पहली फेज और दूसरी फेज और तीसरी फेज ऐसी है क्यों? कभी टीपी बढ़ता है ज्यादा रेट से, कभी टीपी बढ़ता है कम रेट से, टीपी गिरने लगता है। तो पहली फेज की बात करें, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजंस। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक दूसरा नाम था, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम था रिटर्न्स टू फैक्टर। ये इसीलिए था क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर वेरिएबल है। शॉर्ट टाइम पीरियड में कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर वेरिएबल है। इसकी वजह से, इसी की वजह से इसे रिटर्न्स टू फैक्टर का नाम दिया गया है कि वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करने के वजह से कितना प्रोडक्शन राइज होगा, कितने प्रोडक्शन में कितना चेंज आएगा। तो रिटर्न्स टू फैक्टर के अंदर इंक्रीज रिटर्न्स टू फैक्टर का जो पहला रीजन है वो रीजन है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन। एक प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो उसे पता है कि फिक्स्ड फैक्टर का रेशियो, फिक्स फैक्टर का संबंध, फिक्स फैक्टर का रिलेशन वेरिएबल फैक्टर के साथ किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। एक प्रोड्यूसर जब भी अपने रिसोर्सेज एम्प्लॉय करता है वह जानता है कि फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में रिलेशन कब मैक्सिमम होगा। रिलेशन से मतलब है मैं कितने फिक्स्ड फैक्टर लगाऊं और कितने वेरिएबल फैक्टर्स लगाऊं, या फिर मैं कह सकता हूं प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा रेशियो। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड फैक्टर है मशीन और वेरिएबल फैक्टर लेबर, तो कितनी लेबर एक मशीन पे काम करेगी ये रेशियो किस हिसाब से डिसाइड करेगा प्रोड्यूसर। स्टार्टिंग में वह अच्छी तरह से जानता है लेबर की कैपेबिलिटीज और वो जानता है मशीन की एफिशिएंसी, मशीन कितने घंटे काम कर सकती है, लेबर की मैक्सिमम आउटपुट लेबर कितना कर सकती है। तो उसे पता है कितने मशीन पे मुझे कितनी लेबर एम्प्लॉय करनी है। तो जो स्टार्टिंग में रेशियो है, या फिर मैं कहूं जो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में। स्टार्टिंग में उसने एक लेबर लगाई, प्रोडक्शन हुआ 5 यूनिट का, एक लेबर और लगाई, 2 हो गई कंप्लीट, तो प्रोडक्शन टोटल हो गया 12 यूनिट।
पहली लेबर ने तो केवल 5 ही यूनिट बनाई थी, दूसरी लेबर ने बना दी है 7 यूनिट। इस हिसाब से तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब ये एक लेबर एक मशीन को ऑपरेट कर रहा था तब आउटपुट आ रहा था 5। शायद ऐसा हो सकता है अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, सपोज मुझे आटा ही बनाना है, तो आटे के लिए क्या करना पड़ेगा? जो व्हीट है, गेहूं है, उस गेहूं को इस मशीन में डालना पड़ेगा, फिर ये मशीन काम करेगी। तो क्या पता ये लेबर पहले गेहूं उठाती, इस गेहूं को मशीन में डाला, फिर जब इसका बहुत कम लेवल रह जाता था वापस थोड़ा टाइम लगता था गेहूं को इस मशीन में डालने में। तो जो लेबर गेहूं उठाएगी मशीन में डालेगी, अब मशीन को वापस फिलअप कब किया जाएगा? जब वो खाली होगी। खाली मतलब जब पूरा गेहूं पिस चुका होगा, मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो इसका मतलब मशीन के अंदर पूरा रॉ मटेरियल, मैंने जो वीट है, वीट को मैंने नाम दिया रॉ मटेरियल, ये मशीन के अंदर वो रॉ मटेरियल खत्म होने वाला होता है, तब ये लेबर वापस 2 मिनट के लिए मशीन बंद करती है, फिर दोबारा रॉ मटेरियल डालती है। अब एक लेबर और एम्प्लॉय कर ली है तो वो मशीन को बंद नहीं होने देती है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है आउटपुट ज्यादा आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो रेशियो है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में स्टार्टिंग में इंप्रूव होता हुआ जाता है, जिसकी वजह से आउटपुट निकल के आता है ज्यादा। तो पहला रीजन है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। प्रोड्यूसर नोज द एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटीज ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। प्रोड्यूसर नोज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, हाउ मच यूनिट could be produced by the fixed factors and how much variable factors will be employed on those fixed factors so that output will be maximum, and this output in the context of TP will rise with the each additional variable factors, each additional variable factor। तो जो स्टार्टिंग में प्रॉपर अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकला कि कोऑर्डिनेशन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में प्रॉपर है। दूसरे की बात करें, रीजन नंबर सेकंड, जो कि है डिवीजन ऑफ द लेबर। डिवीजन ऑफ द लेबर, एक प्रोड्यूसर स्टार्टिंग में जब वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस करता है, लेबर जब भी अपने बिजनेस में एम्प्लॉय करेगा तो वो लेबर को उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है कि ये लेबर अच्छी तरीके से मशीन ऑपरेट करती है, ये थोड़ा कम जानती है, तो उस लेबर का कैटेगराइजेशन करता है स्किल्स, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड में। ये इसीलिए करते हैं ताकि एक प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कर पाए। मैंने एक लेबर एम्प्लॉय की है जो अनस्किल्ड है, मशीन चलाना नहीं जानती है, तो क्या मैं उसे मशीन वाले सेगमेंट में एम्प्लॉय कर दूं? जिस सेगमेंट में केवल मशीन ऑपरेट होती है मैं उसे उस सेगमेंट में एम्प्लॉयड कर दूं, उस डिपार्टमेंट में भर्ती कर दूं जहाँ केवल मशीन का काम होता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये मशीन चलाना नहीं जानती, ये केवल जानती है रॉ मटेरियल को मशीन में डालना। सीधी भाषा में ये केवल जानती है सामान्य दर से उधर उठा के रख सकते हैं, बस, ये मशीन ऑपरेट करना नहीं जानती। तो इसका मतलब इसे हमने अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय करेंगे, सेमी स्किल्ड को अलग डिपार्टमेंट में करेंगे, स्किल्ड लेबर को अलग डिपार्टमेंट में करेंगे। तो प्रोड्यूसर जितनी भी लेबर एम्प्लॉय करेगा अलग अलग कैटेगरी की, हर लेबर की प्रोडक्टिविटी अलग होगी, हर लेबर की एफिशिएंसी अलग होगी। तो इसका मतलब उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग डिवीजन में एम्प्लॉय किया जाएगा, तभी आउटपुट मैक्सिमम निकल सकता है। हाँ, ऐसा होगा मेरे पास 10 लोग हैं, मैंने 4 किए स्किल्ड में, 3 किए सेमी स्किल्ड में और 3 किए अनस्किल्ड में। अब इन चारों की एफिशिएंसी इक्वल होगी, ये चारों बराबर नॉलेज रखते हैं, ये तीनों बराबर नॉलेज रखते हैं सेमी स्किल्ड वाले, और ये तीनों बराबर नॉलेज रखते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि लेबर का डिवीजन प्रॉपर है तो आउटपुट ज्यादा निकल के आएगा। सेकंड नंबर रीजन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेक्टर का। डिवीजन ऑफ द लेबर मींस अ प्रोड्यूसर नोज द प्रोडक्टिविटी एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लेबर, he knows
where he should employ that particular labor, whether that labor is skilled, semi skilled or unskilled, so that output will be maximum. ये बात क्लियर है? तो जो इंक्रीजिंग टेंस फैक्टर है इसके दो रीजन है, बेटर कोऑर्डिनेशन और डिवीजन ऑफ द लेबर। अगला जो फेज है डिक्रीजिंग रिटर्न्स, फेज नंबर सेकंड। डिक्रीजिंग रिटर्न्स एक वो भी तो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स फैक्टर। फुलर यूटिलाइजेशन अपन डिमिनिश रिटर्न पकड़ लेंगे। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर मैं किताब में देख रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता है यार। मतलब फुलर यूटिलाइजेशन उसी में होगा, क्योंकि अगर फिक्स्ड फैक्टर फुलर यूटिलाइज हो जाएंगे उसके बाद, पहले फुलर यूटिलाइजेशन वर्ड लिखेंगे, सीधी भाषा में बात करें। मेरे पास 5 मशीन है, अब पांचों की 5 मशीन एम्प्लॉय है, मैंने पांचों की 5 मशीन काम में ले रखी है, तो इसका मतलब सारे फैक्टर्स फुली यूटिलाइज हैं। अब मैं और लेबर एम्प्लॉय करूंगा तो अब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, तो जो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स के अंदर आएगा। फुलर यूटिलाइजेशन के अंदर 2 पार्ट है, देखें फुलर के अंदर 2 पार्ट है। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर पूरी तरह से यूटिलाइजेशन। यहां पर फुलर नहीं मैं बोलूंगा ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फुलर और ऑप्टिमम वर्ड में अंतर है, फुलर और ऑप्टिमम वर्ड में अंतर है। फुलर और ऑप्टिमम वर्ड में क्या अंतर है? मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, मुझे आगरा जाना है, मुझे आगरा पहुंचना है, तो मुझे पता है आगरा पहुंचने की मैक्सिमम कॉस्ट 100 रुपए है। आगरा पहुंचने के लिए मुझे मैक्सिमम 100 रुपया खर्चा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैं 100 के 100 रुपए यूज कर लूं, ये तो फुलर यूटिलाइजेशन है। अब इस 100 रुपए में से मैं कुछ 5 या 10 रुपए बचा लूं, इसका मतलब है मैं लीस्ट कॉस्ट में अपना पूरा काम निकाल लूंगा, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। जहां तक बात समझ में आई होगी, देखें तो अपन जो तीसरा है वो भी ले लेते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन। अपन तीसरा जो फुलर यूटिलाइजेशन, जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऑप्टिमम, डिक्रीज में अभी नहीं जा रहे हैं, अभी इंक्रीजिंग टेंस के अंदर ही मैं ले रहा हूं ऑप्टिमम। पेज नंबर 3, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज यूटिलाइज कम हो, आउटपुट निकल के ज्यादा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस रिसोर्सेज यूज कम हो, आउटपुट मैक्सिमम निकल के आए। मेरे पास जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, मेरे पास जितने भी फिक्स्ड फैक्टर हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स को इस तरह से एम्प्लॉय किया जाए, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को इस तरह से एम्प्लॉयड किए जाए कि रिसोर्सेज कंज्यूम कम हो और आउटपुट मैक्सिमम निकल के आए। तो जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है इसका मतलब होगा कि जितने भी फिक्स्ड फैक्टर हैं वो हम यूटिलाइज कम करें, क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं कर पाएंगे हम, और यदि चेंज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि वेरिएबल फैक्टर्स ज्यादा इंट्रोड्यूस कर लेंगे और फिक्स्ड फैक्टर कम रह जाएंगे। मेरे पास केवल 1 एकड़ लैंड है, मेरे पास जमीन केवल 1 एकड़ है, हाईएस्ट इस 1 एकड़ पे 10 लोग काम कर सकते थे। अब ये एक लिमिटेशन है कि केवल यदि 10 लोग एम्प्लॉय करेंगे तभी मैक्सिमम आउटपुट होगा, उसके बाद आउटपुट रिड्यूस होता हुआ जाएगा। या फिर 10 लोग मैं एम्प्लॉय करता हूं तभी ऑप्टिमम प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज उसके बाद में एम्प्लॉय तो कर लूंगा, 10 के बाद 11 भी एम्प्लॉय कर सकता हूं, लेकिन आउटपुट राइज नहीं होगा, हो सकता है आउटपुट डिक्रीज हो जाए। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जितने भी फिक्स्ड फैक्टर हैं, लैंड है, मशीन है, इन सभी फिक्स्ड फैक्टर को उस रेशियो में एम्प्लॉय करें ताकि आउटपुट ज्यादा निकल के आए और हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर है ये अंडर यूटिलाइज रह जाएं, फिक्स्ड फैक्टर रह जाएं अंडर यूटिलाइज्ड। अंडर यूटिलाइज मतलब पूरे खर्च नहीं हो। यदि अपने पास 1 एकड़ लैंड या फिर 5 मशीन हैं तो 5 में से केवल 4 ही मशीन यूज हो,
एक मशीन बचे, ताकि एक मशीन या कुछ फिक्स्ड फैक्टर जो बचे हुए हैं वो अगली स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में काम आएगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस फिक्स्ड फैक्टर, we know that producer has limited factors or fixed factors, that is land or capital. If producer employed whole of the fixed factor in comparison with the variable factors, this leads to maximum production. But if producer engaged fixed factor with the variable factor for the optimum utilization, then he gets TP in the increasing rate, or we can say then he gets additional output with the additional factor with more number of units, कि जब उसे ज्यादा यूनिट मिलेंगी एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर के साथ, क्योंकि अभी तक फिक्स्ड फैक्टर अंडर यूटिलाइज है, पूरे यूटिलाइज नहीं हुए, अभी तक फिक्स्ड फैक्टर अंडर यूटिलाइज है। ये था रीजन नंबर 3 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का। रीजन नंबर सी, अब जो दूसरा फेज है डिमिनिशिंग रिटर्न्स या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स कह सकते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न्स कह सकते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब टीपी बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से, और एमपी गिर रहा है। कौन कौन से रीजन है? या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स जिस पॉइंट पर समाप्त होगी, डिमिनिशिंग अ पॉइंट वेयर डिमिनिशिंग रिटर्न्स कम्स टू एन एंड इज नोन एज, एक पॉइंट जहां पर डिमिनिशिंग रिटर्न होगी खत्म, अ पॉइंट वेयर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कम्स टू एन एंड इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब रीजन कौन कौन से? नंबर 1 इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, पहले सब्स्टिट्यूट की बात करें, इम्परफेक्ट में बाद में जाएंगे, पहले सब्स्टिट्यूट की बात करें। सब्स्टिट्यूट मींस व्हेन वन एलिमेंट कुड बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अनदर। क्रिकेट में एक खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट, 5 जो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, क्रिकेट की एक टीम में 16 प्लेयर होते हैं, 11 तो ऑन फील्ड खेलेंगे और 5 एक्स्ट्रा में। 5 एक्स्ट्रा में क्यों है? यदि इन 11 प्लेयर्स में से किसी भी प्लेयर को इंजरी होती है, कोई भी प्लेयर चोटिल होता है, तब इन जो एक्स्ट्रा में से 5 है, इनमें से कोई एक उस प्लेयर की जगह खेलेगा। इट मींस इन 5 को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, कि जब एक प्लेयर की जगह में कोई दूसरा प्लेयर इस्तेमाल कर सकता हूं, या वो एक प्लेयर की जगह जब दूसरा प्लेयर खेल सकता है, तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। वैसे ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स में क्या होंगे? जैसे टी और कॉफी है, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग टी पीते हैं, कुछ लोग कॉफी पियेंगे और चाय पियेंगे। अब दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। यदि किसी दिन घर में चाय नहीं हुई तो कॉफी पी सकते हैं, कॉफी नहीं हुई तो चाय पी सकते हैं। ये तो मतलब हुआ सब्स्टिट्यूट का, कि व्हेन वन गुड कुड बी यूज्ड एट अ प्लेस ऑफ अनदर, जब एक गुड दूसरे गुड की जगह यूज किया जा सके, उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होगा? देखें, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होगा? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यहां पर सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स की जगह। कि जो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं मशीन की जगह यूज कर लूं लेबर को? मशीन की जगह लेबर यूज नहीं किया जा सकता। Imperfect substitution means when fixed factor and variable factor could not be used at the place of one another, कि जब फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, that is considered as imperfect substitution, because fixed factor has their own capacity and variable factors has their own capacity. The performance and capacity of both the fixed and variable factors are distinct.
are different from each other. That's why we can't use fixed factor on the place of variable and variable factor on the place of fixed. ये था इसका रीजन नंबर 1, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। जो रीजन नंबर 2 है वो है फिक्सिटी ऑफ द फिक्स वेक्टर। तो जो फिक्स्ड वेक्टर है वो लिमिटेड है, फिक्स्ड वेक्टर लिमिटेड है। मेरा एमपी एडिशनल आउटपुट गिरता क्यों है? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड फिक्स्ड वेक्टर है, मेरे पास मशीन्स केवल 5 ही हैं, मेरे पास कैपिटल लिमिटेड है। यदि लिमिटेड कैपिटल होगी तो एक समय के बाद मैं और फिक्स्ड फैक्टर एम्प्लॉय नहीं कर सकता। मेरे पास 5 मशीन है, एक मशीन पर मैक्सिमम 3 लोग काम कर सकते हैं, तो अधिकतम मैं लेबर एम्प्लॉय कर सकता हूं 15, अधिकतम लेबर एम्प्लॉय कर सकता हूं 15, मिनिमम 0। लेकिन मशीन 5 की 5 ही रहेंगी। अगर मैं 16 वर्कर एम्प्लॉय कर लेता हूं तो उसमें से एक तो फालतू बैठेगा, मैं 16 क्या, मैं तो 100 भी वर्कर एम्प्लॉय कर सकता हूं। लेकिन फिक्स्ड फैक्टर तो 5 ही हैं। अब 5 मशीनें, अधिकतम लोग काम कर पाएंगे उनमें 15 है, तो 16 और 100 को लगाने से मतलब क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम 100 लोगों को लगा लो तो रिमेनिंग जो 85 रहे वो इनको भी काम नहीं करने दें। ह्यूमन नेचर है, कहीं ना कहीं इनके काम में गिरावट आएगी, इनकी एफिशिएंसी में गिरावट आएगी, तो हम टीपी वाले फेज में, हम तीसरे फेज में नहीं आ जाए। तो फिक्सिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर मींस व्हेन ड्यू टू फिक्स्ड और लिमिटेड फैक्टर्स द प्रोडक्शन कुड नॉट बी राइज्ड, और वी कैन से प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज quantity of variable factor, but this quantity will be limited up to the capability of fixed factor. If producer rises that quantity of variable factor in compared to the maximum, then we will enter into phase number 3rd. सीधी सी बात है हिंदी भाषा में कि फिक्स्ड फैक्टर लिमिटेड है, वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय कर सकते हैं हम। अब यदि फिक्स्ड फैक्टर की कैपेसिटी से ज्यादा हम वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय कर देंगे तो वो लोग तो खाली बैठे रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे, खर्चा बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन घाटे में जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के रहे हैं, एक अल्टीमेट व्यक्ति को फायदा हो। अब प्रोड्यूसर को फायदा कब होगा आदित्य? ये प्रोड्यूसर को फायदा कब होगा? जब उसे किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा रुपए मिलेंगे, जब प्रोड्यूसर को ज्यादा सेलिंग प्राइस रहेगी, माल बेचा ज्यादा में, उसकी कॉस्ट कम थी। अब कॉस्ट केवल कम तभी तो होगी जब अपनी लेबर अच्छे से काम करेगी। मैंने लोग लगा दिए 20, जिसमें से 5 तो खाली बैठे हैं, तो इन 5 लोगों को जो मैंने वेजेस दी होगी ये भी तो मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस निकालने में। तो सिंपल सी बात है, फिक्स्ड फैक्टर की लिमिटेशंस की वजह से, फिक्स्ड फैक्टर के लिमिटेशंस की वजह से यदि प्रोड्यूसर एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लगाएगा उसका ही होगा घाटा, और फिक्स्ड फैक्टर की लिमिटेशंस की वजह से प्रोडक्शन आगे राइज नहीं हो पाता, या फिर एमपी गिरता है डिक्रीजिंग, सॉरी एमपी गिरता है और टीपी बढ़ता है डिक्रीजिंग रेट से। ये थे दोनों डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन और फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। जो तीसरा फेज है नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब टीपी गिरेगा और एमपी हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अब लास्ट में जो कोऑर्डिनेशन है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में, जो कोऑर्डिनेशन है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में वो बिल्कुल पुअर है।
अब मेरे फिक्स फैक्टर फुल यूटिलाइज हो चुके हैं, फिक्स फैक्टर खत्म हो चुके हैं, उनका यूटिलाइजेशन पूरा हो चुका है। 5 मशीनें, पांचों मशीन काम कर रही हैं। अब मशीन बिल्कुल भी फ्री नहीं है, लेकिन तब भी प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करता है, करेगा तो नहीं। अगर कॉमन सेंस की बात करें, अब प्रोड्यूसर को दिख रहा है कि 5 मशीन पर काम करने वाले लोग केवल 15 थे, तो वो 16वें पर्सन को क्या एम्प्लॉय करेगा। लेकिन यदि वो करता है तो कहीं ना कहीं वो 16वें आदमी खाली बैठा होगा। अब ये काम क्या करेगा, जब हम 16वीं लेबर एम्प्लॉय करेंगे, अब ये काम क्या करेगा, ये काम पीछे वाली लेबरों से कुछ लेगा। जो पीछे इसके 15 लेबर काम करनी है, उनसे थोड़ा थोड़ा काम लेगा। तो कहीं ना कहीं यदि उनसे काम लेगा, थोड़ा थोड़ा उनसे काम यदि वो रिसीव करता है, तो जो टोटल एफिशिएंसी है सभी लेबर्स की वो डिवाइड हो जाएगी और उनकी टोटल एफिशिएंसी में गिरावट आएगी, जिसकी वजह से टीपी गिरना चालू कर देगा या फिर एमपी होगी नेगेटिव। सबसे बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, प्रोड्यूसर कभी भी नेगेटिव रिटर्न वाली फेज को एंटरटेन नहीं करेगा। प्रोड्यूसर चाहेगा ही नहीं कि फिक्स फैक्टर खत्म हो चुके हैं और एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करना, क्यों चाहेगा वो। लेकिन यदि वो करता है तो उसका जो टीपी है वो गिरना स्टार्ट कर देगा, एमपी हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में वो पूरा खत्म हो चुका है। ये था हाँ। फिर वो 16वां बंदा है वो तो खाली बैठा है ना, सर, तो दूसरों से काम ही क्यों लेगा? अगर वो 16 पर खाली बैठा होगा तो प्रोड्यूसर तो खाली क्यों रखेगा, उससे कहेगा कि तुम जो पीछे 15 लोग काम कर रहे हैं इनका काम में हाथ बढ़ाओ, इनके काम में हाथ बढ़ाओ, तुम खाली क्यों बैठे हो। तो यदि अगर वो काम में हाथ बढ़ाएगा तो वो लोग डिस्टर्ब होंगे 15, यदि वो लोग डिस्टर्ब होंगे तो उनकी एफिशिएंसी पर इंपैक्ट पड़ेगा और एफिशिएंसी गिरेगी तो कहीं ना कहीं टीपी गिरना चालू कर देगा। आइए समझ में। यस। तो ये था अपना नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, टीपी एमपी का रिलेशन देख चुके हैं, 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन देख चुके हैं। हाँ, तो ये चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर नंबर जो 7 है वो हो चुका है समाप्त।